हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और वेलकम करती हूं आप सभी का इस PW के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन हम हर एक चैप्टर के साथ प्रोग्रेस करते हुए अपनी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एसेंशियल प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, उनको डिस्कस करते हुए चल रहे थे, राइट। तो हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन एनिमल्स में किस तरह होता है और ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह होता है। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई एम होपिंग कि आपका रिवीजन वाला जो काम है वो डन है। आई एम होपिंग बिकॉज आपको भी मिलने वाला है एक सरप्राइज, दैट इज टुडे देयर इज नो रिवीजन स्लाइड। टुडे देयर इज नो रिवीजन स्लाइड। इसका मतलब आज वो दिन आ चुका है जब मैम ने धप्पा बोल दिया, लेट्स सी कि किस किस को रिवीजन कर आए हैं, राइट। मैं हल्का हल्का मेंशन करूंगी, पर एग्जैक्ट पूरा जितनी चीजें थी हमारे पिछले लेक्चर में वो आज यहाँ पे नहीं है। वो आज आप लोग लिखने वाले हैं, आप लोग बताने वाले हैं, क्योंकि लेट्स सी कि रिवीजन सच में हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हम आ गए अपने 5th लेक्चर में, ऑफ कोर्स 5th में आ गए, तो इसका मतलब कि आपका जो हैबिट है वो अब तक बन जानी चाहिए थी किसकी, रिवाइज करने की। अगर आप मेरे लेक्चर में आते हैं तो प्लीज मेक श्योर बच्चा कि आप पिछले लेक्चर का सामान जितना आपको दिमाग में डाला गया था वो साथ लेकर आते हैं, खाली करके नहीं आते हैं, करेक्ट है। चलिए, सो आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स along with एनिमल्स में भी। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था, बताओ। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रेस्पिरेशन, करेक्ट है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है इफ आई कंपेयर इट टू ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, सांस ली, ब्रीदिंग हो गया। इनहेल इन, एक्सहेल आउट, सांस ली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। O2 जा रहा है, CO2 बाहर आ रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। जहां ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, O2 को अंदर लेके जा रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो जो आपका ब्रीदिंग है उसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें आप दो चीजें कर रहे हैं, दैट इज योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, करेक्ट है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, करेक्ट है। इनहेलेशन का मतलब ब्रीद इन करना, O2 को अंदर लेके जाना, और एक्सहेलेशन मतलब CO2 को बाहर निकालना, करेक्ट है। ये आपको पता है कि ब्रीदिंग होता है। पर रेस्पिरेशन क्या होता है फिर, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बच्चों, रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉड टर्म, यानी जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट डाइजेशन, कि जो हमारे अंदर डाइजेशन होता है, बेसिक डाइजेशन में क्या होता है, जो आप खाना खा रहे हो उसको सिंपल फॉर्म्स में तोड़ना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज बन चुका था, करेक्ट है। जो आपका प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स बन चुका था, जो आपके फैट्स हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन चुके थे, तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए थे। पर अब क्या करना है, उनका मेन मकसद क्या होता है खाना खाने का, एनर्जी लेना। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं मॉलिक्यूल्स, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब आता है यहां पे रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी इट्स अ प्रोसेस इन विच break down of glucose occurs to produce what, to produce energy. Remember, to produce what, to produce energy, एंड यही होता है आपका रेस्पिरेशन।
पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, अगर हमें कंप्लीट ब्रेकडाउन करवानी है ग्लूकोज की, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? ब्रीदिंग प्रोसेस से। दैट्स वाई सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होगा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन करवाना है ग्लूकोज का, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो, तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए जो आपका ब्रीदिंग है, इट इज अ what? It is a part of your respiration. It is part of respiration. यानी अगर हमें रेस्पिरेशन करनी है, अच्छे तरह से पूरा फुल ब्रेकडाउन करना है ग्लूकोज का, तो ऑक्सीजन चाहिए। और जो ऑक्सीजन है वो हमको कहां से मिल रही है? वो हमको मिल रही है ब्रीदिंग से। इसीलिए ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। रिमेंबर, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। दैट इज योर एरोबिक एंड एनारोबिक। करेक्ट है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। रेस्पिरेशन ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज नोन एज योर एरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2 इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। करेक्ट हुआ? समझ में आया? अब इससे क्या हो रहा है मैम? आप तो कह रहे हो कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन चाहिए क्यों? ऑक्सीजन चाहिए फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज से सीधे क्या बने? CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट एंड एटीपी प्रेजेंट हो बहुत सारी अमाउंट में, एटीपी ज्यादा मिले। करेक्ट है। फिर एनारोबिक में क्या होता है बच्चों? O2 की कमी की वजह से या O2 के एब्सेंस की वजह से जो आपका ग्लूकोज है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। इट डज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है, ठीक है। वो क्या बना लेता है? लैक्टिक एसिड बना लेता है किसी किसी केस में, या वो बना लेता है आपका इथेनॉल। अगर वो इथेनॉल बनाता है तो दैट इज नोन एज योर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर वो लैक्टिक एसिड बनाता है दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। करेक्ट है? रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में वो अपने पायरुवेट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये सब में होगा, ये तीनों, चाहे वो एल्कोहलिक हो, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, उनमें ये स्टेप जो है वो कॉमन है। दिस स्टेप इज कॉमन, ये तो होगा ही होगा। यानी साइटोप्लाज्म में जो आपका ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। जैसे ही वो पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, अब डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ऑक्सीजन भर भर के है तो क्या होगा? आपका ये वाला प्रोसेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी अब जो आपका पायरुवेट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में यानी कि एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग कितनी एटीपी बनती है आपकी? 38 एटीपी बनती है। करेक्ट है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स में हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट हमारी जो बॉडी है वो फटाफट क्या कर रही है? बहुत ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइम पे ऑक्सीजन कम हो जाता है। और एक्सरसाइज के टाइम पे जब आप ज्यादा रिग्रेस एक्टिविटीज करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपके पैरों में, आपके हाथ में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका पायरुवेट था वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बल्कि उसने लैक्टिक एसिड बना लिया, और लैक्टिक एसिड की वजह से आपको दर्द हो जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं, बिकॉज अकुमुलेशन, इकट्ठा हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड, और यहां पे एनर्जी बच्चों कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये होता है आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे मसल सेल्स में। फिर बात करती हूं, ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, फॉर एग्जांपल आपके ईस्ट के केस में, तो उस केस में क्या बनता है? आपका इथेनॉल बन जाता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कहां होता है? ईस्ट में होता है। कहां हो रहा है बच्चों? ईस्ट में हो रहा है। मैं वापस इसलिए इसको रिपीट कर रही हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, समझ में आया? एंड दिस वाज फॉर योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, समझ में आया?
ठीक है। तो इन दोनों केस में ऑक्सीजन की कमी थी या ऑक्सीजन नहीं था, और इसमें क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। समझ में आया? तो ये था आपका क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, दैट इज योर रेस्पिरेशन प्रोसेस। आई होप कि यहां से रिवीजन में हमने फिर से डन करवा दी है, कहते कहते कि नहीं करवाऊंगी रिवीजन, नहीं करवाऊंगी रिवीजन, और फिर से रिवीजन हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। हमने ये पूरा कुछ पढ़ा था और बात की थी प्लांट्स में रेस्पिरेशन के बारे में, यानी वहां पे स्टोमेटा होता है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब ताकि जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एंट्री एग्जिट हो पाए, एंड ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसा हो रहा था, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था, और उसके बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा था, वहां पर भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। लेकिन गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा था, दैट वाज स्टोमेटा। प्लीज लर्न द डिफरेंस। जैसे हमारे बॉडी में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, और रेस्पिरेशन कहां होता है हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहां पे हो रहा है रेस्पिरेशन। इसी तरह प्लांट्स में भी बच्चों, प्लांट्स में भी क्या, प्लांट्स में भी जो गैसियस एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो स्टोमेटा से हो रहा है। रेस्पिरेशन नहीं हो रहा वहां पे, रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, वो भी सेल के अंदर ही हो रहा है। करेक्ट है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल्स में रेस्पिरेशन के बारे में और ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के बारे में। करेक्ट है, चलिए। सो यहां तक क्लियर है कि इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड, बेसिकली मैं यहां किसकी बात कर रही हूं, ग्लूकोज की बात कर रही हूं। इसका ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एटीपी। यहां तक क्लियर है हमको। फिर बात करते हैं, ये हमने जान लिया ये क्या था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन था आपका। ठीक है, ये हमने जान लिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे प्लांट्स की केस में जो गैसियस एक्सचेंज था एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट से ही तो CO2 जो है प्लांट के अंदर आ रहा था और जो O2 है वो बाहर जा रहा था। करेक्ट है, करेक्ट है। अब कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि मैम आप बोल रहे थे कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट आप बोल रहे थे कि वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी यूज करते हैं, तो हमें कैसे ऑक्सीजन मिल रही है। तो बच्चों ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी ऑक्सीजन आपके पास ही आ रही है, नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है और कुछ बाहर जाती है। इसी तरह आपके CO2 के साथ भी, जो वो CO2 ले रहे हैं एनवायरमेंट से, वहां से तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो उनके रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वो यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर हमने प्लांट्स में पढ़ा था बच्चों, प्लांट्स के केस में जो एक्सचेंज ऑफ गैस था, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, ठीक है, वो किससे हो रहा था, वो हो रहा था बच्चों किससे, स्टोमेटा से। किससे हो रहा था, स्टोमेटा से। करेक्ट है, स्टोमेटा के थ्रू आपका क्या चल रहा था, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज चल रहा था। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एनिमल्स के बारे में कि उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, यानी जो गैस का मूवमेंट हो रहा है विद इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एनवायरमेंट, वो किस चीज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स में स्टोमेटा था, अब यहां से क्या मिल रहा था उसको, ऑक्सीजन एंड CO2 मिल रहा था, O2 और CO2 मिल रहा था। करेक्ट है, और ये गैसेस इंपॉर्टेंट थी उनके रेस्पिरेशन के लिए। समझ में आया क्या मतलब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का, जहां से एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एनिमल्स में, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। ठीक है, यानी हम बात करने वाले हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, फिशेज होती हैं, उनमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। फिर बात करेंगे हमारे ह्यूमंस में। ठीक है, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है। ठीक है, तो हमारे में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, लेट्स बिगिन विद व्हाट, लेट्स बिगिन विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स इंक्लूडिंग योर एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जो आपके पानी में रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट योर एक्वाटिक एनिमल्स, रेस्पिरेशन इज थ्रू व्हाट, इट्स थ्रू गिल्स। ठीक है, तो जो आपकी फिशेज होती हैं उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज गिल्स। हमारे में क्या है, लंग्स है, हमारे में क्या है, लंग्स है। इसी तरह फिशेज में जो नहा रही है बड़े मजे से यहाँ पे, इसमें क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। करेक्ट है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं, जो जमीन में रहते हैं, लैंड में रहते हैं, उनमें लंग्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम भी है ना, हम भी, हमारे पास भी लंग्स हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट योर एम्फीबियन एनिमल्स, जैसे कि आपका फ्रॉग हो गया, फ्रॉग क्या करता है, उसको पानी भी चाहिए फॉर इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और वो लैंड में भी रहता है, उछलता कूदता है वहां पे, राइट। तो ये क्या है, एक एम्फीबियन है।
जो लैंड में भी रह सकता है और सॉइल में भी, या मैं कहूँ सॉरी, अरे क्या लिख दियो मैम, आप क्या कर रहे हो, लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो फ्रॉग एग्जांपल हो गया। तो इनमें कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज, थ्रू देयर स्किन, स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भले ही मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, फिशेज में आपका गिल्स है, टेरेस्ट्रियल में आपके लंग्स है, आपके फ्रॉग में क्या है, स्किन है, बट जो मेथड है वो सब में सेम है, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। व्हाट इज डिफ्यूजन? ऑलरेडी आप सबको पता है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है जब मूवमेंट होता है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, देखो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ? यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल मूव करता है ऐसी जगह से जहां उसकी कंसंट्रेशन हाई है टुवर्ड्स द एरिया जहां कम है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सीधी सी बात है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भर भर के है, हमारी बॉडी में कमी पड़ रही है, तो डिफ्यूजन के थ्रू हाई से लो में आ गई। समझ में आया? इस तरह कुछ हम कह सकते हैं। ठीक है, सो ये है कि भले यहाँ पे मेथड ऑफ जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग है, बट जो टेक्निक है दैट इज योर डिफ्यूजन। ठीक है, आप डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। ये रहा आपका पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको आपके फिशेस दिख रही हैं, करेक्ट है। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो भी ब्रीद इन करने वाले हैं ऑक्सीजन, पर किसके थ्रू, कैसे जा रही है ऑक्सीजन के बॉडी में, गिल्स के थ्रू जा रही है। ठीक है, पहली बात, उनको ऑक्सीजन मिलती कैसे है, क्योंकि वो तो पानी के अंदर है, ऑक्सीजन एयर में है, तो पानी में उनको ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों वो यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व्ड है उसको वो यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो कहां गया, ये देखो, ये ऑक्सीजन आपके एयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है वो डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ही वो क्या कर रही है, इनहेलिंग कर रही है। तो वेरी सिंपल फैक्ट, हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आया? क्योंकि इसका सोर्स क्या है, एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अगर पानी में अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कुछ अमाउंट हो रहा होगा, बहुत तो होगा नहीं, क्योंकि सोर्स तो ऑफ कोर्स एयर ही है। जो एयर से ऑक्सीजन ले रहा है उनको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जो वाटर से ले रहे हैं। करेक्ट है। इसीलिए बच्चों जो फिशेज होती हैं उनमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी स्पीड ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वाटर में वो बहुत कम होती है, और इस वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट पानी में कम होती है एज कंपेयर टू द एयर। और इस वजह से क्या होता है कि जो आपकी फिशेस हो, आप यहां से देख सकते हैं ऑक्सीजन एयर में ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर, एंड इस रीजन की वजह से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है बच्चों वो फिशेस में बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? इट इज बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां लिखा नहीं है क्या? लिखो, लेट मी चेक। ओके, मैं लिख देती हूं। तो होता क्या है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग कह दूं या रेट ऑफ रेस्पिरेशन कह दूं वो बहुत फास्ट होता है। रेट ऑफ respiration is higher। आपने देखा होगा कि फिशेस कितना ज्यादा, मतलब आप उनका भी देखेंगे तो उनका कितना ज्यादा रिग्रेसली उनका गिल्स का मूवमेंट हो रहा होता है। इफ यू कैन सी, ये देखो, ये देखो, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करती है। जो स्पीड ऑफ ब्रीदिंग है, जो स्पीड ऑफ उनका रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है पानी में, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है उनको, जल्दी जल्दी उनको क्या करता है, ब्रीदिंग करना पड़ता है, रेस्पिरेशन करना पड़ता है। सो इस वजह से उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो ज्यादा है। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कि गिल्स, ये रहे, गिल्स का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ये रहा आपका गिल्स। तो ये रही आपकी फिश, और फिश में जो गिल्स प्रेजेंट हैं वो ये हैं। कौन सी हैं? ये हैं। इनको हम बोलते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर योर गिल्स। क्या है ये? गिल्स हैं। तो फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड रिलीज इट ओवर द गिल्स, यानी माउथ के थ्रू वो क्या करती हैं, वाटर लेके जाती हैं, उस वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड फिर वो वाटर उनका गिल्स के ओवर जाके, मतलब गिल्स तक पहुंचता है,
और गिल्स क्या कर रही है, इसके थ्रू इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा। समझ में आया? तो दे टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ एंड देन रिलीज इट ओवर द गिल्स। तो गिल्स के पास गिल्स के पास वाटर जा रहा है जिस वाटर में उनका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। करेक्ट है? तो ये रहा मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन दिस विल गो टुवर्ड्स द गिल्स। ठीक है? थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर्स द वाटर। यानी अब गिल्स के थ्रू, क्योंकि गिल्स में अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, जो वाटर में ऑक्सीजन थी वो गिल्स तक पहुंचा, यानी ऑक्सीजन फाइनली गिल्स तक पहुंच चुकी है। अब वहां से जो ऑक्सीजन है इट विल गो टू ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड है इट विल टेक अप द ऑक्सीजन एंड गिव इट टू द ऑर्गन्स या सेल्स जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, समझ में आया? और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस, मैंने पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो बहुत ज्यादा उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो वो भी गिल्स के थ्रू क्या है, रिलीज आउट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो गिल्स यहाँ पे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है? क्लियर है? चलिए, दिस वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव्स आउट फ्रॉम द गिल्स। वही सिंपल सी बात है, गिल्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है ना? भूले तो नहीं हो? क्या था आपका कार्बन डाइऑक्साइड? क्या था आपका कार्बन डाइऑक्साइड? रिमेंबर, बाई प्रोडक्ट या मैं कहूं वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। लगता है ये निकलते निकलते बोर्ड से सीधे बाहर निकल जाएगा। फिर लिखते हैं, चलिए क्या है ये, बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। समझ में आया? इसीलिए CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो फिशेस में गिल्स के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए अब बात करती हूं कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होती है। तो यू कैन सी कि हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, बर्ड्स के केस में, मोंकी, आपको टाइगर दिख रहा है, यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल है। कहाँ है? लैंड में रहते हैं। तो बच्चों इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है? बट बेसिकली लंग्स की बात करती हूं मैं यहाँ पे। ठीक है? तो इनके पास लंग्स होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। इनको वाटर में डिसॉल्व फॉर्म ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली एयर से अपनी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर रहे हैं। ठीक है? अब हम डिटेल में बात करते हैं, कि विच ऑर्गन इज प्रेजेंट बेसिकली इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है? लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? जो रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स के थ्रू उनका गैसेस ऑफ एक्सचेंज चलता है। ठीक है? तो इनका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं जो अब हम डिटेल में जानने वाले हैं। कि किस तरह एनवायरनमेंट के साथ ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज चलता है। ठीक है? हमारे और एनवायरनमेंट के बीच। समझ में आ गया? ठीक है? अब समझ में आ गया कि अब हम क्या कवर करने वाले हैं, ह्यूमंस के बारे में बेसिकली। ठीक है? तो लेट्स स्टडी अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ ह्यूमंस। अब लंग्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली हमको आइडिया है कि हम लंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमें पता है जो हमारे फेफड़े हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके ब्रीद इन ब्रीद आउट में। तो बेसिकली ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो लंग्स हैं, यही क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से आपका O2 लेकर आ रहे हैं और कहां पहुंचा रहे हैं, सेल्स तक पहुंचा रहे हैं। सेल्स क्यों? क्योंकि सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। हम पढ़कर आए कि विद इन द सेल रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर। ठीक है? तो ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है सेल के अंदर तक, हम वो पैसेज पढ़ने वाले हैं, जिसके थ्रू हमें आइडिया लगेगा कि जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में है और इन्वायरमेंट से डायरेक्टली हमारे सेल तक पहुंची कैसे, कौन सा मीडियम, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, दैट इज हम पढ़ने वाले हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ योर ह्यूमंस। So the process of respiration in human beings occurs in a special system called respiratory system.
ठीक है। वाई कॉलिंग इट रेस्पिरेटरी सिस्टम? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन योर रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसमें आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होने वाले हैं, जो ऑर्गन्स आपके गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे और आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए गैसेस यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले हैं, और जो CO2 निकल रहा है उसको बाहर फेंकने वाले हैं। समझ में आया? इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। समझ में आया? चलिए, now if I talk about human respiratory system बच्चों, तो it consists of what? It consists of some respiratory organs. किससे बना होता है? It consists of your respiratory organs, जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, करेक्ट है? तो हम क्या डिस्कस करेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं आपके रेस्पिरेशन में। That's why calling it as respiratory system। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था आपके डाइजेशन प्रोसेस में। उसमें स्टमक था, उसमें आपका ईसोफेगस था, उसमें आपका लिवर था, पैंक्रियास था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे थे क्योंकि वो सारे मिलकर डाइजेशन कर रहे थे। दैट्स वाई डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसमें जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिनका हम पढ़ने वाले हैं, उन सबका रोल कहां आ रहा है? रेस्पिरेशन प्रोसेस को करवाने में। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, सो इसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? आपका नॉस्ट्रिल्स हो गया। व्हाट इज नॉस्ट्रिल? इट इज ओपनिंग ऑफ द नोज। ये जो आपकी नोज होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है, दैट इज योर नॉस्ट्रिल्स। करेक्ट है। फिर फेर्निक्स क्या होता है? फेर्निक्स क्या होता है? ये देखिए, फेर्निक्स आपका जो पार्ट है जो क्या कर रहा है, बेसिकली आपका इन्वॉल्व हो रहा है एयर पासेज में। हमने ईसोफेगस पढ़ा था, ईसोफेगस क्या था? जिसमें फूड पाइप था। इट वाज अ फूड पाइप। ठीक है, इट वाज अ फूड पाइप। फिर यहां पे हम फेर्निक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका लैरिंक्स। क्या आ रहा है? लैरिंक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, जिसे साउंड आती है। अब जो बोल रही है मैम, जो चक्कर 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 बोल रही है, तब से कहां से आवाज आ रही है? लैरिंक्स बॉक्स से आवाज आ रही है। करेक्ट है। देन ट्रैकिया। अब जो आपका फेर्निक्स होता है बच्चों, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। यानी ट्रैकिया वो पैसेज है जहां से एयर जाने वाली है, और फूड पाइप या मैं कहूं ईसोफेगस वो पार्ट है जहां से फूड जाने वाला है। समझ में आया? यानी ये जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, दैट इज योर फेर्निक्स, जो आपके दो पार्ट में चला जाएगा। एक होगा आपका फूड पाइप और दूसरा होगा आपका ट्रैकिया। जो फूड पाइप है उससे फूड ट्रैवल करता है, और जो ट्रैकिया है उससे एयर ट्रैवल करती है, जो आप ब्रीद इन करने वाले हैं। समझ में आया? तो यहां आ गया आपका ट्रैकिया। क्या आ गया आपका? ट्रैकिया। समझ में आ रहा है? कहां गया? कहां गया? ये रहा। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। बाद में आप लोग पता चला नोट्स लेकर बैठे हैं और खेल रहे हैं खेम की। लेट्स सी कहाँ पे क्या लिखा है ना? तो आपको मिल ही नहीं रहा। चलो, आप सही है। चलिए, ठीक है। तो ट्रैकिया हो गया। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? ट्रैकिया का ही डिवीजन होता है। ब्रांचेस ऑफ योर ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंकाई। व्हाट इज ब्रोंकाई? ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, यानी जो आपका ट्रैकिया है बच्चों, वो डिवाइड करता है दो ब्रांचेस में, लेफ्ट एंड राइट। उनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो डिविजन्स निकल रही हैं, एक इधर को जा रही है, एक उधर को जा रही है, दोनों लंग्स की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? ब्रोंकाई। दैट इज व्हाट? ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया का ही ब्रांच है। ट्रैकिया डिवाइड करके दो ब्रांचेस में जा रही है। समझ में आया? फिर आते हैं आपके ब्रोंकियोल्स, यानी कि जो आपके ब्रोंकाई है उसकी फर्दर डिविजन्स हो जाती है। जैसे ब्रांचेस होती है ना पेड़ की, ब्रांचेस, शाखाएं, इसी तरह बच्चों जो आपका ब्रोंकाई है इसकी भी डिविजन्स हो जाती हैं। तो दिस इज व्हाट? दीज आर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। यानी जो आपका लेफ्ट और राइट की तरफ ब्रोंकाई गया है उसमें भी फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और फिर ब्रोंकियोल्स के एंड में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। क्या होती हैं? ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। ठीक है, अब बेसिकली बच्चों ये जो आपकी एल्विलाई है,
ये एयर सैक्स है, दीज आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे बैलून होते हैं ना वैसे ये फुली फुली से होती है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली बैलून या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। लंग्स में भी कहाँ हो रहा है, एल्विलाई में हो रहा है। जैसे कि हम प्लांट्स में कहते हैं लीफ के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, फिर टीचर बोलेगी और स्पेसिफिक बताओ, फिर हम बोलेंगे स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी लीफ में भी कहां, स्टोमेटा में। इसी तरह आपके लंग्स में भी कहां हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्विलाई में हो रहा है। दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे अभी और अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिकली आपके क्या है, दीज आर योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, करेक्ट है। अगर मैं अब इसको आपको यहां पे साफ साफ दिखाऊं एंड थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यू कैन सी दिस पार्ट, दिस इज योर वॉट, माउथ एरिया, जहां से आप खाना खाते हैं, और यहीं पे आपके नोज होती है जस्ट ऊपर, यहां से आप सांस लेते हैं, राइट। तो यहां आपका क्या है, दिस इज योर नॉस्ट्रिल्स। व्हाट इज नॉस्ट्रिल्स, इट इज ओपनिंग, इट इज ओपनिंग ऑफ नोज। जो आपकी नोज होती है उसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स कहते हैं, करेक्ट है। और आप नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 बाहर छोड़ते हैं, करेक्ट है। तो ये आपका वो पार्ट ऑफ द बॉडी है, पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहां से आप एयर को लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, देन हैपेंस इज बच्चों की जो आपका नॉस्ट्रिल है यहां से एयर पास करती है, एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। अब जैसे ही वो एयर जो है वो अंदर गई आपके नोज के थ्रू, ओपनिंग्स के थ्रू, दैट इज योर नॉस्ट्रिल्स, और यहां पे इसको मिलेगा क्या, इसको मिलेगा एक पैसेज जिसमें होंगे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनसाइड द पैसेज देयर आर सम फाइन हेयर, थिन हेयर। व्हाट इज फाइन, थिन, पतले पतले छोटे छोटे से इनके पास हेयर्स होंगे। वो हेयर क्या करता है, बहुत रोल्स है। पहली बात कि वो क्या कर रहा है, आपकी एयर को फिल्टर आउट कर रहा है, उसमें जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर आउट कर रहा है। तो दिस फाइन एयर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपके यहाँ पे एयर गई, ठीक है, उसको क्या मिला, हेयर्स मिले। अब क्या होगा बच्चों कि एयर गेट्स फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर, यानी जैसे आपका वाटर प्योरीफायर होता है, वहां पे आपका पानी जो होता है वो प्योरीफाई होकर आपको मिलता है ग्लास में, राइट। इसी तरह जो आप सांस एयर लेते हैं तो जो आपकी नोज होती है, जो आपके नोज के बाद पैसेज है आपका, उसमें कुछ पतले पतले बाल होते हैं, आप देखते होंगे ना, उसमें हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स का रोल क्या है, अच्छे लगते हैं इसलिए है, अच्छे तो नहीं लगते हैं। फिर क्यों होते हैं, वो होते हैं ताकि जो आप एयर ब्रीद इन कर रहे हैं उसको फिल्टर आउट किया जा सके, जो उसमें जर्म्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको बाहर छोड़ के बाकी एयर अंदर जाए, समझ में आया। तो यहाँ पे फिल्टर का प्रोसेस चलता है, एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज फाइन हेयर्स जो आपकी एयर है इट बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, ठीक है, समझ में आ गया ना। एक और चीज होती है दैट इज कि आपके नोज के अंदर, जो आपकी नोज होती है उसमें कुछ सेल्स भी होते हैं, दैट इज योर सिक्रीटिंग सेल्स, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। दिस इज योर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल व्हिच सिक्रीट म्यूकस। व्हाट इज म्यूकस, हल्का हल्का सा लुब्रिकेटिंग चिपचिपा सा सब्सटेंस, म्यूकस। नाक जो बहती है वो कहाँ से आती है, उसमें कुछ पार्ट ऑफ म्यूकस होता है। आप समझ में आ गए म्यूकस क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये जो म्यूकस है बच्चों इनका काम भी क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, क्योंकि चिपचिपे होते हैं, ठीक है। तो जैसी एयर जाती है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होते होंगे, तो वो डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज वाले स्टार्टिंग पार्ट में ही रह जाते हैं। समझ में आया कि आपकी नोज गंदी क्यों होती रहती है, बिकॉज वहां पे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो आपके म्यूकस वाले रीजन में स्टिक कर जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपके फाइन हेयर्स हैं प्लस जो ये म्यूकस है इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रैपिंग योर डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, एयर को फिल्टर कर रहे हैं और फिर अंदर भेज रहे हैं। समझ में आया, चलिए now let's talk about respiratory system कि how exactly it looks like, how exactly it looks like। तो let's try to draw, ठीक है। मेरे साथ अगर चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया कि ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। अगर आप चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जाम में एक्स्ट्रा ही नंबर मिलेंगे, कोई आपको भगा नहीं देगा, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं कि ज्यादा हार्ड तो है ही नहीं मैम, आप तो मजे में बनाई जा रही हो, है ना, इसीलिए आपको मैं बता रही हूं कि यू कैन ट्राई विद मी, ठीक है।
ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छे नंबर आपके आएंगे, मेरे थोड़ी, मेरे तो आ चुके हैं, तभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, है कि नहीं? बताओ, गलत बोल रही हूँ तो बताओ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, बट ठीक है, दिल बड़ा होना चाहिए, लंग्स भी बड़े होने चाहिए। ठीक है, सो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसका डायग्राम दिखाया था, तो आई होप कि आप सोच पा रहे होंगे कि मैम कोई पेड़ विद फ्लावर्स नहीं बना रही हैं, मैम बना रही हैं व्हाट, लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स का स्ट्रक्चर विच इज वेरी सिंपल, अगर बन जाए तो। चलिए अब क्या बनेगा, चलिए, ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं। आई होप ये लंग्स ही लग रहा हो, थोड़ा बहुत तो लग रहा है, ठीक है, लग तो रहा है। चलिए अब बच्चों ये आपका राइट साइड हो गया, वो लेफ्ट साइड हो गया। तो आपसे कभी कभी ओलंपियाड वगैरह आप कभी अटेंड करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका राइट साइड ऑफ लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। और आपके इस साइड में सिर्फ एक ही लोब, सॉरी 2 ही लोब होते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो कि आपके राइट साइड में देयर आर 3 लोब्स एंड लेफ्ट साइड में ओनली 2 लोब्स आर प्रेजेंट, करेक्ट है। तो यू शुड नो दिस थिंग, डेफिनेटली यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। ओके, सो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब हम करते हैं इसकी मार्किंग। देखिए ये वाला जो पार्ट है बच्चों, दैट इज योर ट्रैकिया, दैट इज व्हाट, दिस इज योर ट्रैकिया। समझ में आया? वो पार्ट जिससे एयर ट्रैवल करके लंग्स तक पहुंचने वाला है। अब जो आपका ट्रैकिया है, इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, दैट विल बी नोन एज योर ब्रोंकाई, दैट विल बी नोन एज व्हाट, दैट विल बी नोन एज ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। समझ में आया? लेफ्ट एंड राइट, राइट की तरफ जो जा रही है वो राइट ब्रोंकाई, और जो उधर जा रही हो दैट इज लेफ्ट ब्रोंकाई। समझ में आया? ये रहा। अब जो आपको मैंने सर्कल दिखाया, आपको लगेगा मैं ये क्या बना दिया, दीज आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, दीज आर व्हाट, दीज आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका काम क्या होता है बच्चों कि जब एयर पास करती है तो उस टाइम पे तो आपकी जो ट्रैकिया है वो आराम से रहती है ना, पर जब एयर नहीं होगी तो वो आपस में कोलैप्स ना कर जाएं, इस वजह से उसमें कुछ रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की बनी होती है जो आपकी ट्रैकिया होती है, उसके सराउंड करती है, गोल गोल होती है उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि अगर एयर पास नहीं करती है ट्रैकिया से तो जो ट्रैकिया की वॉल्स हैं वो कोलैप्स ना कर जाए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग वहां पे कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? चलिए ये हो गया। नाउ ये जो आपके डिफरेंट आपको जो ब्रांचेस दिख रही है बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ब्रोंकियोल्स। क्या होती हैं? ब्रोंकियोल्स होती हैं। और जो ये आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बच्चों, दीज आर नथिंग बट एल्विलाई। समझ में आया? ये है यहां का मेन हीरो, कौन? एल्विलाई। तो ये बेसिकली आपका क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर है, सिंपल सा है। इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए जगह बची नहीं है बनाने के लिए, बट मैं ढूंढती हूं, अरेंज करते हैं, प्रबंध करते हैं कुछ, ठीक है। देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आप जान गए होंगे मैं क्या बोल रही हूं, दैट इज योर डायफ्राम, ठीक है, जो थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लंग्स बना दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कहां से कहां तक इसकी चौड़ाई जा रही है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा होना चाहिए फेफड़ा और दिल दोनों। चलिए ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर डायफ्राम, जो जस्ट आपके लंग्स के नीचे होता है, ठीक है। इसका भी रोल पढ़ेंगे, इसका भी रोल पढ़ेंगे भी हम। दिस इज व्हाट, योर डायफ्राम, डायफ्राम,
ठीक है, बना लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बनाया होगा तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए, डायफ्राम भी हो गया। तो ये रहा आपका क्या है, बेसिकली आपका ये है लंग्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, लंग्स में क्या क्या आपकी चीजें प्रेजेंट होती हैं, चीजें मतलब आपके क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, यहां से हमको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि ये चीजें इसमें होने वाली हैं। नाउ लेट्स स्टडी कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वो पूरा ट्रैक्ट जो इन्वॉल्व है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उसमें क्या क्या चीजें हैं। नॉस्ट्रिल्स वी हैव स्टडीड, क्या होता है, ओपनिंग ऑफ नोज। फेर्निक्स हमने पढ़ लिया है, स्टार्टिंग पार्ट होता है जो डिवाइड करता है आपके फूड पाइप में और आपके किसमें, और किसमें, ट्रैकिया में। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका लैरिंक्स, जो कि होता है आपका वॉइस बॉक्स से आवाज आती है। ठीक है, फिर बच्चों क्या होता है आपका ट्रैकिया, जो हम जस्ट पढ़ चुके हैं। ट्रैकिया में होती है आपकी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होती हैं आपकी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, जो अभी मैं आपको जस्ट बनाकर दिखा के आई हूं। बहुत सुंदर डायग्राम था, राइट। जो क्या करती हैं, एयर पासेस को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ताकि अगर उसमें एयर ना जा रही हो तो वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, भिड़ ना जाए। समझ में आ गया। ब्रोंकाई वी हैव स्टडीड एंड वी हैव क्या, ब्रोंकियाल्स मालूम चल गया। अब जो यहाँ पे नया हीरो है दैट इज योर एल्विलाई, जो होती है आपकी बैलून लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स के अंदर होता है, लंग्स की जितनी भी स्पेस है वो किसने घेरी हुई है, आपके ब्रोंकियोल्स ने एंड एल्विलाई ने। एल्विलाई जो होती है, दीज आर द टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के एंड पार्ट में आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक सैक्स कह दूं या स्ट्रक्चर कह दूं। ठीक है, तो ये आपके ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल एंड्स में होती हैं, बिल्कुल जो एंड वाले पार्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रोंकियोल्स। समझ में आ गया। तो लेट्स स्टडी कि इसका रोल क्या आता है। ठीक है, और डायफ्राम जो आपका कहां है, ये रहा। लंग्स के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर। कैसा, डोम शेप। आपसे कोई शेप पूछे ना तो नॉर्मली आपसे बोल देते हैं कि डोम शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो यू विल से इट्स अ डायफ्राम, इट इज डोम शेप्ड। समझ में आया, डोम शेप्ड को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज थोरैसिक कैविटी। ठीक है, अब आप बताओ एक बात मुझे कि अगर लंग्स है तो लंग्स किसी जगह, किसी कैविटी में प्लेस्ड होंगे, हवा में तो लटक नहीं रहे हैं। लटक रहे हैं क्या हवा में, नहीं, राइट। एक कैविटी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी। ठीक है, इट्स अ चेस्ट कैविटी। अब आपके जो लंग्स है वो इसी कैविटी में प्लेस्ड है। उस कैविटी को, जिसमें लंग्स हैं, उस कैविटी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, द लंग्स आर लोकेटेड इन योर चेस्ट कैविटी दैट इज नोन एज योर थोरैसिक कैविटी। एज यू कैन सी, दीज आर योर लंग्स एंड जो लंग्स हैं ये एक कैविटी, एक प्लेस, एक जगह में फिट है। उस जगह, उस प्लेस को बोलते हैं योर चेस्ट कैविटी, या मैं कहूं थोरैसिक कैविटी बोल रही हूं, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, समझ में आ गया। यानी वो प्लेस जहां पे आपके लंग्स आराम से प्लेस्ड है, रखे हुए हैं आराम से सब कुछ, उस प्लेस को, उस कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक या चेस्ट कैविटी। ठीक है, करेक्ट है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। हम जब सांस लेते हैं तो एग्जैक्टली जो आपको मैंने अभी ऑर्गन बना के दिखाया, इतना सुंदर सुंदर जो आपको डायग्राम दिखाया है, उसका क्या हाल होता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं जब आप ब्रीद इन करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। देखो 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 देखो, व्हाट हैपेंस इज कि अभी हमने जस्ट देखा, अब मैं छोटा सा ही बनाऊंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था, तो लेट्स ड्रॉ छोटा सा, बिल्कुल। वाह वाह, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक तरीका था बनाने का, बट मैं सोचा कि अच्छे से बनाने तो अच्छे से दिखा दूं। अब तो चल जाएगा छोटा छोटा। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज ऑल्सो योर लंग्स ओनली। कंफ्यूज नहीं होना कि पहले इतना बड़ा था, अब उसका छोटा सा भाई कहाँ से ले आई मैम, राइट। तो वही सेम चीज है बट मिनिएचर फॉर्म में है बस। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बना के दिखाया था। देन आई टोल्ड यू कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज योर डायफ्राम। बनाया था ना मैंने डायफ्राम। अब बच्चों होता क्या है, व्हाइल ब्रीदिंग व्हाट हैपेंस इज कि जब आप ब्रीद इन करते हैं, देखो
व्हेन यू ब्रीथ इन, यानी आप कर रहे हैं इनहेलेशन। क्या कर रहे हैं आप? इनहेलेशन। आप सांस ले रहे हैं, O2 अंदर जा रही है। व्हेन यू ब्रीथ इन, O2 को अंदर आना है, O2 को अंदर आना है, ठीक है। तो इसका मतलब O2 को अंदर लाने के लिए जगह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कोई सामान अंदर लेके आते पहले जगह बनाते हैं, तभी सामान को भरेंगे, करेक्ट है। तो क्योंकि O2 को अंदर आना है तो अब आपकी लंग्स की स्पेस, उसकी जो कैविटी है, उसकी जो वॉल्यूम है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी वो सक इन करेगा आपकी एयर को, करेक्ट है। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं तो व्हाट हैपेंस इज योर रिब्स, जो आपकी रिब्स होती है, रिब्स आपको पता है ना कि रिब्स क्या होती है? रिब्स इज अ स्केलेटल, मतलब कैविटी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको? रिब केज, बोन से बना होता है जिसके अंदर आपका लंग्स एंड हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इट्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखा होगा आपने, बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके लंग्स एंड हार्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं, करेक्ट है। सो व्हेन यू ब्रीथ इन, जो आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स लिफ्ट्स अपवर्ड्स। तो अभी लंबी लंबी सांसें लेके देखो सब लोग, लंबी लंबी सब लोग सांसें लेकर देखो फटाफट, आपको आइडिया लगेगा कि कुछ तो ऊपर जा रहा है। आउच, कुछ तो ऊपर जा रहा है। आप लंबी सांस लोगे तो क्या होगा? आपको महसूस होगा कि जो आपका रिब केज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। यानी रिब केज ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ये देखो यहां पे तो रिब केज दिख नहीं रहा है, लेकिन जो आपका बोनी स्ट्रक्चर है, जो आपका बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव अप, ठीक है। और क्या होगा? जो आपका डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जो आपका डायफ्राम है, जो आपका डायफ्राम है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो इट विल मूव डाउनवर्ड्स, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा, मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपका डायफ्राम देखो नीचे की तरफ आएगा, डायफ्राम जो है बच्चों इट विल मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है जब आप सांस लेते हैं। तो डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आया, ठीक है। अरे ठीक है, एक तो ये बाबा कलर चेंज करने में बहुत पंगे हैं, ठीक है। चलो, तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। डायफ्राम को नीचे भेज रही हूँ, कुछ और मत समझ लेना कि लंग्स नीचे आ गए मैम। अरे भाई ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, फेफड़े कहाँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो डायफ्राम नीचे आएगा, करेक्ट है। तो डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इट विल मूव डाउनवर्ड्स, एंड जिसकी वजह से जो आपकी थोरैसिक कैविटी है, जो आपकी चेस्ट कैविटी है, वो इंक्रीज करेगी। दस, ठीक है, दस थोरैसिक, समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? इमेजिन करो व्हाट आई एम सेइंग, यहां से आप देख सकते हैं। 10 थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा कि जगह बनेगी, यानी कि अब आपका लंग्स एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, लंग्स को जगह मिल गई एक्सपैंड करने की, लंग्स एक्सपैंड करेगा, यानी अब वॉल्यूम बढ़ चुकी है और एयर अंदर आ सकती है। तो ये होता है आपका किसमें? ये होता है आपका ब्रीदिंग प्रोसेस में, यानी जब आप सांस लेते हैं। यहां पे जो मैंने एरो बनाया बच्चों, एरो का मतलब होता है इंक्रीज होना। दस थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज, एंड उसकी इंक्रीज होने की वजह से जो एयर है इट विल बी सक्ड इनसाइड योर लंग्स एंड फिल द एक्सपैंडेड एल्वोलाई, यानी अब जो एयर है वो लंग्स के अंदर आएगी और एल्वोलाई के पास चली जाएगी, जहां पे एग्जैक्टली आपका होने वाला है मैकेनिज्म जो मैं बताऊंगी। समझ में आया क्या हो रहा है? तो ब्रीदिंग के टाइम पे आपका डायफ्राम नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि स्पेस बन जाए, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज कर जाए, वो इंक्रीज करेगी तो लंग्स एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो रिब्स लिफ्ट्स अपवर्ड, जिससे और जगह बनेगी, देन डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज। सिंपल, सॉर्टेड, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सहेलेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन में क्या होता है?
व्हाट हैपेंस इन एक्सहेलेशन, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी अब हम नॉर्मल अपनी स्टेट में लेके आ रहे हैं बॉडी को। अभी हमें सांस लेनी थी तो हमने चेस्ट कैविटी को बढ़ाया ताकि लंग्स एक्सपैंड कर पाए, O2 अंदर आ पाए। अब हम सांस छोड़ रहे हैं, यानी अब हमारे जो लंग्स हैं इट विल मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आया क्या बोल रही हूं? यानी जो हम क्या करते हैं, जब हम कोई अच्छी से ड्रेस पहनते हैं, हमको दिखाना हमारा पेट नहीं है, तो हम सांस को कर लेते हैं, नहीं है पेट, राइट, और फिर हम नॉर्मल आ जाते हैं, तो जैसा होता है सब कुछ वैसे ही आ जाता है। वही केस है कि अब हमने सांस को लेने के लिए हमने जगह बनाई थी और अब सब कुछ नॉर्मल, हम सांस छोड़ चुके हैं तो नॉर्मल आ चुके हैं, ठीक है, तो वही केस है। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमने सांस बाहर निकाल दी, ब्रीद आउट हो गया। तो ब्रीद आउट का मतलब क्या हुआ कि अब जो CO2 है वो बाहर जाएगी बॉडी के, CO2 विल मूव आउटसाइड। इसके लिए क्या होगा, जो डायफ्राम है बच्चों वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आ जाएगी, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डायफ्राम विल रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि वापस कुछ चेंज करेगा, नहीं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन, जैसे वो पहले था फ्लैट डोम लाइक स्ट्रक्चर वैसे ही फिर से वो हो जाएगा, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो डायफ्राम विल रिलैक्स और जो आपकी रिब्स ऊपर हो गई थी इट विल मूव डाउनवर्ड्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, क्योंकि वो भी ऊपर की तरफ आ गई थी। इससे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी थी या मैं कहूं थोरैसिक कैविटी थी विल डिक्रीज का मतलब मैं समझना कि कम हो जाएगी, यानी नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। यहां ब्रैकेट में लिख रही हूं, कुछ भरोसा नहीं है आप लोगों का, बिकम नॉर्मल, कि सोचे कि भाई साहब नॉर्मल कब होगा, ऊपर बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है मैम, नॉर्मल कब होगा, तो नॉर्मल का मतलब है इट विल डिक्रीज, जैसे पहले था अब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है। समझ में आया? और इस वजह से व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, CO2 विल मूव आउटसाइड, CO2 will move outside, चेस्ट कैविटी, यानी अब क्या होगा, जो CO2 है इट विल बी एक्सपेल्ड आउट, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया क्या किया हमने? समझ में आ गया? तो ये जो आपका मैकेनिज्म था ये एक्सहेलेशन का था, और जो इससे हमने पहले पढ़ा इट वाज ऑफ इनहेलेशन। तो हमने दो चीजें यहाँ पे कवर की हैं, इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, तो दोनों केस अलग हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? नाउ लेट्स सी कि अब लंग्स के अंदर जब एयर आ जाती है, जब ऑक्सीजन आ जाता है तब क्या होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन एयर एंटर्स इनसाइड योर लंग्स के अंदर आ चुका है तो अब क्या होगा। देखिए लंग्स के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, यू नो दिस, कि लंग्स के अंदर आपकी ब्रोंकाई है, और ये रही आपकी ब्रोंकाई जो कि टर्मिनेट हो जाएगी ब्रोंकियोल्स में, करेक्ट है। यानी जो ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती हैं उसी को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। व्हाट इज दिस, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई क्या थी, इट वॉज what? It was branch of what? It was branch of trachea. It was branch of ट्रैकिया की ब्रांच थी, ठीक है। अब जो ब्रोंकियोल्स हैं ये किस में टर्मिनेट करेंगे, आपकी एल्वुलाई में टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो इट विल टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई, जहां पे सारा मेन खेल अब होने वाला है। तो लेट्स स्टडी अबाउट एल्वुलाई। लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट, लेट्स स्टडी अबाउट एल्वुलाई, ठीक है। व्हाट इज एल्वुलाई। अब आप इमेजिन करिए कि जो आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे उसको मैंने बाहर लाके यहां रख दिया आपके सामने। तो ये है आपके क्या, दिस इज योर एल्वुलाई। ये आपकी एल्वुलाई है जिसमें वी बहुत बड़ा हो गया है तो हम वापस इरेज करके फिर से लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, आपकी एल्वुलाई है।
और यहां पे है इसके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। समझ पा रहे हो? यानी बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर वो आपके एल्वुलाई पार्ट में होता है। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स जिसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ही थिन स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बने होते हैं, बहुत पतले पतले फ्लैट सेल्स होते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन इजी रह पाए। ठीक है, तो वो बहुत थिन वॉल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं। आप देख सकते हैं ये रहे आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिसके सराउंड क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी है। ये क्या है? दीज आर ब्लड कैपिलरीज। तो आपके लंग्स में भी जहां पे एग्जैक्टली गैसेस एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, दैट इज योर एल्वुलाई रीजन, जो कि क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। पता है ना ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? जैसे ब्लड मूव करता है, ब्लड का जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसी की क्या है, फाइनर फॉर्म्स हैं, उसी की पतली पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज नोन एज योर कैपिलरीज। ठीक है, तो ये रही कैपिलरीज। तो आप इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि लंग्स के अंदर है। देखो फिर से देखते हैं हम, फिर देखते हैं। ये रहा आपका लंग्स, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये इसी को हमने बड़ा कर दिया है, इसी को हम बाहर लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं कि ये रहा आपका क्या, एल्वुलाई। मैं यहां लिख सकती हूं दिस इज व्हाट योर ब्रोंकियोल। अब आपको रिलेट कर जाएगा कि ब्रोंकियोल के टर्मिनल पॉइंट्स में, टर्मिनल एंड्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वुलाई प्रेजेंट है। करेक्ट है? चलिए अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली एल्वुलाई में होता क्या है। तो लेट्स सी, अब ध्यान से मेरी कहानी सुनना तभी आगे समझ पाओगे। लास्ट चीज है हमारे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि कैसे एनिमेशन जा रहा है, फिर हम इसको पॉइंट वाइज लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो ध्यान से क्या हो रहा है, मेरी बातें सुनना ध्यान से। ठीक है जी, देखो व्हाट हैपेंस इज, ऑक्सीजन क्या है, अंदर गया बॉडी के, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, किसके थ्रू गया? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू गया। फिर देखो ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपके लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में भी कहां, आपके एल्वुलाई तक पहुंच गया है। कहां से ट्रैवल करके? ट्रैकिया से ट्रैवल करके गया और ब्रोंकियोल से गया और फिर कहां पहुंचा? आपके एल्वुलाई रीजन तक। करेक्ट है? करेक्ट है, एल्वुलाई तक पहुंच चुका है। नाउ व्हाट हैपनिंग, अब मैंने एल्वुलाई रीजन को बड़ा कर दिया। ये वही डायग्राम जो आपको मैं जस्ट दिखा कर आई हूं। ये रहे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स और ये रहे उनके बाहर सराउंडिंग कैपिलरीज। ठीक है, वही स्ट्रक्चर जो मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखा के लाई हूं। ठीक है, ये रही आपकी एल्वुलाई। नाउ इसको मैं थोड़ा सा और अगर बड़ा करूं तो आप देखेंगे कि ये रहा बैलून लाइक स्ट्रक्चर। मैं रेड पेन ले आती हूं। ये रहा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, रिलेट कर सकते हो, ये रहा बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाहर ये कैपिलरीज प्रेजेंट है। दीज आर व्हाट? दीज आर योर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। दिस इज योर एल्वुलाई। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये रहा ब्लड कैपिलरी, और कैपिलरी के बाहर क्या है? बेसिकली बॉडी सेल्स हैं, वो सेल्स जिनके अंदर रेस्पिरेशन चलता है, वो सेल्स जिनके अंदर रेस्पिरेशन चलता है। तो हमारा एम क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी सेल तक पहुंचाना है ताकि रेस्पिरेशन हो पाए, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो पाए और हमें एनर्जी मिल पाए, हमें एटीपी मिल पाए। करेक्ट है? तो हमें बेसिकली यहां तक पहुंचाना है ऑक्सीजन को। अभी ऑक्सीजन कहां पे है? अभी ऑक्सीजन आपके एल्वुलाई रीजन पे है। एल्वुलाई से यहां तक कैसे पहुंचेगी? बॉडी सेल्स तक। तो लेट्स सी, अब जो आपका ऑक्सीजन है वो यहां पे है, आपका जो O2 है वो यहां प्रेजेंट है आपके एल्वुलाई में, और ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं। यहां पे मैं लिख देती हूं, दिस इज योर ब्लड कैपिलरी, यही वाली कैपिलरीज, ये वाली। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, समझ में आया? ठीक है, तो ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है। अब ब्लड में होता क्या है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो ये रहा आपका हीमोग्लोबिन, ये देखो आरबीसी है। दिस इज व्हाट योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मतलब इसके पास हीमोग्लोबिन है, इट्स आरबीसी, एंड इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, HB। व्हाट इज HB? HB इज योर हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के पास बाइंडिंग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, यानी जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, वही ऑक्सीजन जो आपकी एल्वुलाई में प्रेजेंट है, तो वो उस O2 से बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करेगा। अब आपका ब्लड का नेचर क्या होता है? फ्लो करना। ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, अब क्योंकि ब्लड के पास ऑक्सीजन आ चुकी है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था किसके साथ? एल्वुलाई के साथ, तो एल्वुलाई से उसने ऑक्सीजन को पिक कर लिया। अब उसके पास है ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के पास है, ब्लड के पास है। अब क्या होगा कि बच्चों वो डिफ्यूजन के थ्रू
डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स तक छोड़ देगा ऑक्सीजन को। डायरेक्ट डिफ्यूजन हुआ है, डायरेक्ट डिफ्यूजन। यू नो ना व्हाट इज डिफ्यूजन? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि सेल्स के पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थी वो कम थी। क्यों? क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा है, ऑक्सीजन का कंटिन्यूसली यूज होता जा रहा है। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज हो रही है, इसका मतलब वहां पे उसकी कमी बनी रहेगी और CO2 की ज्यादा होगी अमाउंट, क्योंकि वहां पे CO2 बार बार प्रोड्यूस हो रहा है जैसे जैसे आपकी रेस्पिरेशन चल रही है। समझ में आया? तो क्योंकि यहां पे O2 कंसंट्रेशन लो है और यहां पे क्या है, O2 कंसंट्रेशन हाई है, तो मूवमेंट क्या होगी, हाई टू लो की तरफ में। हाई की लो, हाई से लो की तरफ में होती है मूवमेंट। नो दिस, यू नो दिस। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है डिफ्यूजन। यहां क्या हो रहा है बच्चों, यहां हो रहा है डिफ्यूजन, O2 एंड CO2। अभी CO2 का भी देखेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाई से लो की तरफ, यानी सेल्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लो है। क्यों लो है? क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा है। रेस्पिरेशन वाली जो सेल्स होते हैं वो O2 को यूज करते जा रहे हैं, तो O2 कम रहेगा, ठीक है। तो O2 ज्यादा कहां पे है, आपके एल्विलाई के पास, क्योंकि यहाँ पे तो सोर्स है, भंडार है O2 का, बाहर से आ रही है O2, है ना। तो इसीलिए हाई O2 से, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 से लो की तरफ वो मूव कर जाएगा। तो O2 कहां जाएगी, आपके सेल्स के पास जाएगी, क्योंकि ब्लड से O2 जो है वो सेल्स तक पहुंच गई। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो O2 का ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी CO2 का। अब CO2 क्योंकि आपके सेल्स में ज्यादा है, O2 कंसंट्रेशन लो है, लेकिन आपकी जो CO2 कंसंट्रेशन है सेल में वो ज्यादा है। रेस्पिरेशन चल रहा है भाई, CO2 तो प्रोड्यूस हो गई, तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है इज हाई। तो प्लीज नोट दिस कि जो सेल्स होते हैं, मैं सेल्स की बात कर रही हूं, दीज आर व्हाट, योर सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन हाई है और O2 की कंसंट्रेशन लो है, इसीलिए जो O2 है वो लो कंसंट्रेशन में था, इसीलिए एल्वुलाई से हाई कंसंट्रेशन जो था हाई से लो की तरफ मूव कर गया O2। और क्योंकि सेल्स में CO2 ज्यादा था, सेल्स में CO2 ज्यादा था, इसीलिए जो मूवमेंट होगी CO2 की वो टुवर्ड्स द एल्वुलाई होगी। देखो देखो कहां गया, ठीक है। अब देखना, अब क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वहां पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अरे क्यों नहीं आ रहा ये रहा, देखो, ये देखो CO2 है। CO2 क्या करेगा, वापस वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और एल्वुलाई में आ जाएगा, और फ्रॉम एल्वुलाई वो वापस ये पूरा पासेज ट्रेवल करेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ कि जो CO2 है वो, देखो ध्यान से देखो, CO2 सेल से आया, ब्लड में गया, एल्वुलाई में आया, और नाउ वो एल्वुलाई से पूरा पासेस कवर करेगा और नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा। इस एनिमेशन को आप सिर्फ यहीं देख सकते हैं, नोट्स में नहीं आएगा। तो जब भी आपको ये कंसेप्ट समझना हो, वापस इस वीडियो को प्ले करना और वापस से देखने की कोशिश करना कि CO2 और O2 की मूवमेंट हो कैसे रही है। तो आई होप कि आपको यहां से क्लियर हो गया हो कि आपके सेल्स में CO2 ज्यादा है, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है, यानी एल्वुलाई की तरफ मूव करता है, और एल्वुलाई से वो वापस से पासेस कवर करता हुआ यहां से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? और O2 का उल्टा है, क्योंकि O2 आपके सेल्स में कम है, क्योंकि वो O2 को बाबा यूज कर रहे हैं, सेल्स तो खत्म हो रहा है, इसीलिए O2 की कंसंट्रेशन लो है। तो एल्वुलाई से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। समझ में आया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसे होता है, कहां होता है, आपकी एल्वुलाई में। तो प्लीज नोट, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्लांट्स में कहां होता है गैसेस एक्सचेंज, यू विल से स्टोमेटा। हमारे में कहां होता है, तो हमारे में होता है एल्वुलाई में। तो एल्वुलाई में बेसिकली चल रहा है आपका गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। चलो यहां पे हम वापस से रिवाइज करते हैं ऑल द पॉइंट जो हमने भी जस्ट देखे हैं। तो व्हाट वी हैव सीन इज कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स, एंड फिर वो कहां जाती है, आपके एल्वुलाई में जाती है। आपके एल्वुलाई के सराउंडिंग में क्या है, ब्लड कैपिलरीज है जो हमने जस्ट देखी है। नाउ आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है क्या, हीमोग्लोबिन। इट्स अ पिगमेंट जो आपके ब्लड को रेड कलर देता है, हीमोग्लोबिन। आयरन होता है इसमें, आयरन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है आपका,
आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, जिसका काम क्या होता है, O2 से बाइंड करना, ऑक्सीजन से बाइंड करना, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो आरबीसी है उसको ऑक्सीजन मिल चुका है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा और सारे सेल्स या टिश्यूज तक बॉडी के पहुंचा देगा। अब वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा है तो उस O2 को यूज किया जाएगा और CO2 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमको पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में आपका जब ग्लूकोज टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ O2 तो व्हाट हैपेंस इज कि CO2 प्लस वाटर प्लस ATP प्रोड्यूस होता है। तो यानी ये देखो CO2 समझ में आ गया कहां से आ रहा है, ये रहा आपका CO2। तो ये जो CO2 है ये सेल्स में ज्यादा होता है, तो जब वो O2 को डिलीवर करता है वहां से वो CO2 को पिक करता है, ठीक है। CO2 को पिक करता है और वापस से वो ब्लड को देता है, ब्लड वापस CO2 से बाइंड करती है और ब्लड उसको पहुंचा देता है आपके एल्विलाई तक, और एल्विलाई से वो डिफ्यूजन के थ्रू वापस आपके नोस्ट्रिल्स के थ्रू एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है। करेक्ट है। ये देखिए, ये रहा आपका एल्विलाई, ये रहा आपका ब्लड कैपिलरी। यू कैन सी कि O2 अंदर जा रहा है, O2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर के मतलब ये आपका एल्विलाई है, बाहर। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं, दिस इज योर एल्विलाई। समझ में आया, ये आपकी एल्विलाई है, दिस इज योर कैपिलरी। तो अब यहां भी देख सकते हैं, ठीक है, CO2 इसकी तरफ आ रहा है, O2 यहां जा रहा है, तो ये चलता है आपका बेसिकली एल्विलाई रीजन में। यहां कहां चल रहा है, आपके एल्विलाई में चल रहा है। तो मैं बार बार रिपीट इसीलिए करती हूं कि एक बार नहीं तो कम से कम दूसरी बार तो सुन ही लोगे। समझ में आ गया, चलिए ओके। तो CO2 गोज आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, तो CO2 बाहर चला जाता है। समझ में आ गया। तो यह है आपका साइट ऑफ एक्सचेंज। आपसे पूछेंगे कि साइट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज व्हाट, योर एल्विलाई इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल जिनके पास लंग्स के थ्रू आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, ठीक है। चलो, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हीमोग्लोबिन है इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कहां गया, ये देखो, हमको ये तो पता है कि जो हीमोग्लोबिन है इट्स अ पिगमेंट जो आपके ब्लड को रेड कलर देता है। करेक्ट है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इट इज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसीलिए हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और यहां से हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, व्हिच ऑर्गन इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होता है, ट्रैकिया, लैरिंक्स, एल्विलाई या ब्रोंकाई। देखते ही दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज योर एल्विलाई, ठीक है। दीज आर नोन एज साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो म्यूकस होता है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फंक्शन होता है। तो आई जस्ट टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि ये क्या करता है, आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो माइक्रोब्स हैं उसको ट्रैप करता है अलॉन्ग विथ फाइन हेयर्स ऑल्सो। तो फाइन हेयर्स अलॉन्ग विथ म्यूकस क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को ट्रैप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन जब हम करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उस टाइम पे क्या पासेस रहता है आपका एयर का। सबसे पहले क्या पढ़ा था, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या होता है, एयर अंदर जाती है, ट्रैकिया में पहुंचती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्विलाई। तो लेट्स सी, नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। ये गलत है, ट्रैकिया पहले है, नेजल कैविटी गलत है, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई एंड लैरिंक्स गलत, क्योंकि लैरिंक्स पहले आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। द क्वेश्चन इज व्हाट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग सॉलोइंग। जब हम खाना खाते हैं, खाने को जब हम गुटकते हैं, पता है ना गुटकना क्या होता है, स्वॉलो करना, तो उस टाइम पे जो खाना है वो तो आपके विंड पाइप में जा सकता है, यानी कि वो तो ट्रैकिया में जा सकता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि फेरिंक्स होता है, वो दो पार्ट में जा रहा है, फूड पाइप एंड ट्रैकिया। तो क्या भरोसा, खाने को खाने के बाद आंखें तो है नहीं, उसे कैसे पता कि मुझे सिर्फ फूड पाइप में जाना है, ट्रैकिया में नहीं। तो क्या कैसे होता है ये। तो बच्चों देयर इज अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। व्हाट वी कॉल इट एज
एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस मतलब कवरिंग, कवर करने वाला स्ट्रक्चर, इट्स अ कवरिंग। कवरिंग है तो क्या कवर कर रहा है? इट इज कवरिंग योर लैरिंक्स। जो लैरिंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, उसके जस्ट ऊपर आपका एपिग्लॉटिस होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? उसको कवर कर देता है आपके लैरिंक्स को। लैरिंक्स क्या है? आपके ट्रैकिया के स्टार्टिंग में है, तो लैरिंक्स कवर हो जाएगा, यानी अब जो आपका खाना है वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा बल्कि कहां जाएगा? फूड पाइप में ही जाएगा। इसीलिए एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट विच इज कवरिंग योर लैरिंक्स, या मैं कहूं ट्रैकिया, जिसकी वजह से खाना आपका ट्रैकिया में नहीं बल्कि फूड पाइप में ही जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसके साथ पूरा सेशन क्लियर हुआ हो। रिवीजन इज द मेन की फॉर सक्सेस। सब कुछ पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी कथा थी, सब समझ में आ गया, सब भूल जाओगे। कब? आने वाले 2 दिन में ही भूल जाओगे अगर आप इसको वापस से रिवाइज नहीं करोगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी रिवीजन टाइम टू टाइम होती रहे। अगर रिवीजन करते हो तभी आप ये एम कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। करेक्ट है? तो इसके साथ बच्चों थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है? खेलना है, हाँ खेलना है, मुस्कुराना है और खुश रहकर रिवीजन करनी है। सो बाय बाय।